हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन शॉट साइंस, जहां पर हम हर एक चैप्टर को केवल एक ही वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस का, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या क्या होता है कि एक जगह से चीज़ों का दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो अब आप समझिएगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स। वाई? मेरे को पहले से ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो जो सिंपल डिफ्यूजन वाला तरीका है वो काम नहीं आता। क्यों काम नहीं आता? क्योंकि जितने भी सेल होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। देखिए, हम लिखेंगे ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इस वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपल डिफ्यूजन काम नहीं आता है। तो देखो, मनुष्य की बात करें, मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन जो वाला जो सिस्टम होता है मनुष्य के अंदर, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उस सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ पार्ट होते हैं। अब इनमें से जो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो पढ़े हैं ब्लड के बारे में। अब जो ब्लड होता है, जिसे हम रक्त या खून के नाम से भी जानते हैं सिंपल भाषा में, वो क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब जो आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है, लेकिन किस रूप में होता है? फ्लूइड के रूप में होता है। और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब ब्लड जो होता है उसके 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा होता है फ्लूइड। ये हमारा किस रूप में होता है? फ्लूइड के रूप में होता है। फ्लूइड क्या चीज होती है? फ्लूइड ऐसी चीज होती है जिनमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड के रूप में हमारा होता है। अब ये करता क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसी चीज जो होती हैं इनको ट्रांसपोर्ट करता है इन डिसॉल्व फॉर्म, घुली हुई अवस्था में इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर बात करें आरबीसी का दूसरा नाम याद रखिएगा, दूसरा नाम इनका क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करते हैं? तो ये हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं उनके पास हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ऑक्सीजन का। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ये क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। तुमने सुना होगा इम्यूनिटी शब्द। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड इम्यूनिटी। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है भाई? तो जो हमारे में देखो, जैसे सीधी सी बात है, हम खेलने गए, गिर गए, लग गई चोट। अब चोट लगने के बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे 2-3 घंटे के बाद कि वहां पे क्या होता है? एक ब्राउनिश कलर की चीज जम जाती है जिसे हम खुरंट कहते हैं। अब वो जो खुरंट जम गया वो क्या होता है कि वो हमारे शरीर की एक मैकेनिज्म है जो ब्लड के एक्सेसिव लॉस को क्या करती है? रोकती है। अब तो वो काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। और ये क्या करेगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है, ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरी जो चीज होती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो क्या होती है, अवर पंप, हमारा पंप, जिसे हम हार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी देखो ब्लड है तो ब्लड को क्या करना है, पूरे शरीर में घुमाना है, तो उसके लिए एक पंप की आवश्यकता, और पंप क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट किसका बना होता है, कार्डिक मसल्स का बना हुआ रहता है, और बिग एज अवर फिस्ट, और हमारी जितनी मुट्ठी है उतने बराबर हमारा इसका आकार होता है, इसका साइज हमारा होता है। अब देखिए जो हार्ट है उसे बनाएंगे कैसे, डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है सबसे पहले एक खिड़की। देखिए हमने बनाई इस तरीके से एक खिड़की बना ली। अब इस खिड़की में याद रखेंगे ऊपर वाले जो दो हैं वो आपको छोटे बनाने हैं, और थोड़े नीचे वाले जो हैं वो बड़े बनाने हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां से दो नली निकाल दीजिए, एक और एक सेकंड। अब देखिए ये वाली जो नली है इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है हमारा वेना केवा, वेना केवा। इससे हम सुपीरियर वीन के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी वीन होती है वो वेना केवा ही होती है, ठीक है। यहां से ब्लड अंदर की तरफ हमारा आता है। फिर आपको करना क्या है, ये जो नीचे वाले हैं इन्हें थोड़ा सा हम ऐसे करके राउंड टाइप का कर देंगे, नीचे से थोड़ा सा राउंड टाइप का आपको इन्हें कर देना है, याद रखिएगा। और ये वाली जो होती है इसका नाम होता है ऑर्टा। ये क्या होती है, ये होती है मेजर आर्टरी, ये क्या है, मेजर आर्टरी। और ये वाली क्या थी, मेजर वीन, या फिर हम इसे सुपीरियर वीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो होता है ये होता है राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट एट्रियम। और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब हार्ट के अंदर जो ऊपर वाले दो पोर्शन है वो कौन से, एट्रियम है, और जो नीचे वाले दो पोर्शन है वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, याद रखिएगा। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे 1 2 3 तीन फ्लैप वाला वाल्व बनाना है, और यहां पे हमारा केवल 2 फ्लैप वाला वाल्व बनाना है। अब ये जो 3 फ्लैप वाला वाल्व होता है इसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व का काम होता है ये इंश्योर करना कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड ना जाए। भाई नॉर्मली हमने साइकिल में वाल्व के बारे में सुना होगा, हवा भरवाई अंदर तो चलेगी लेकिन बाहर नहीं आती, कुछ ऐसा ही ब्लड के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर होता है। अब ब्लड अंदर तो चला गया, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया, लेकिन वो वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जा सकता, किस वजह से, वाल्व के कारण ऐसा होता है। अब ये वाला जो है इसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अगली चीज देखो इसके बाद, अब यहां से ब्लड अंदर गया और कहां जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा इस तरीके से इधर की तरफ, और यहां पे एक और वेसल जाती है हार्ट से निकल के, इसका नाम क्या होता है, इस वाली वेसल का नाम है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहां पे लेकर जाती है, ये लंग्स को लेकर के जा रही है ब्लड, हार्ट से लंग को, याद रखिएगा। पल्मोनरी वर्ड जहां भी आए मींस वो किससे संबंधित है, लंग्स से संबंधित है। अब देखिए यहां से ब्लड निकल के जा रहा है सीधे सीधे ये रहा। अब इसके बाद हार्ट जो, मतलब जो हमारे हार्ट से कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा है। अब ये गया लंग्स में, अब लंग्स से वो वापस से ऑक्सीजन वाला होकर आएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा, और वो आता है यहाँ पे इधर की तरफ। एक मिनट गड़बड़ हो गई, देखिए थोड़ी सी, ये आता है इधर की तरफ, तो इस वाली का नाम हो जाएगा हमारा पल्मोनरी वीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वीन, जो वापस से हार्ट को लेके आ रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। फिर ये इधर जाता है, यहाँ पे जाता है, फिर ये यहाँ से निकलेगा ब्लड, ये रहा, और ये जो निकल के जाएगी ये हुई हमारी ऑर्टा, जो क्या करती है, इसे मेजर
आर्टरी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ तक पहुंचाती है, बॉडी के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। समझ गए। तो हार्ट के 4 हिस्से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए हमारा जो है राइट एट्रियम में वेना केवा जाके खुलती है, जो मेजर वेन हमारी होती है। ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना उसे लेके आ रही है बॉडी से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। फिर ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में जाकर के वो लंग्स में जाता है, लंग्स वहां पे उसमें ऑक्सीजनेटेड कर देता है। वहां से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा जो कि मेजर आर्टरी होती है उसके थ्रू बॉडी के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो इसकी जर्नी के बारे में बात करें कि हार्ट किस तरीके से हमारा सर्कुलेशन करेगा। देखो ध्यान से समझिएगा। अभी हमारा क्या है कि ब्लड जो है कहाँ पे, लंग्स के पास है। तो लंग्स ने ब्लड में से CO2 निकाल के ऑक्सीजन डाल दी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया। वो लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम की दीवारें पतली होती हैं। लेफ्ट एट्रियम की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं वेंट्रिकल के मुकाबले। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद उसमें क्या होगा, ब्लड भर रहा है। अब ब्लड जब भर जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या कर जाएगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा और ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो फैलेगा, उसके बाद वो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, ऑर्टा में चला जाएगा, जो मेजर आर्टरी है। फिर उसके बाद ऑर्टा जो होती है वो बहुत सारी आर्टरी वगैरह में डिवाइड होती है, कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, एंड देन सारा का सारा ब्लड बॉडी में पहुंच जाता है। अब बॉडी से क्या होगा कि CO2 वाला ब्लड आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आ रहा है, वीन्स और वेना केवा के थ्रू। राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम रिलैक्स करा, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, भाई रिलैक्स का मतलब डायलेट्स भी होता है, रिलैक्स होता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा और सारा का सारा ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से बैक किस में चला जाता है, हमारा लंग्स में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी साइकिल होती है। अब अगला पॉइंट देखिए, वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो मोटी थी, एट्रिया की दीवार पतली है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल को क्या करना है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना है। वेंट्रिकल को क्या करना है, बॉडी को पंप करना है, कहाँ पे, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। इस वजह से दीवार मोटी होती है। देखो वेंट्रिकल पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन, वेंट्रिकल को अलग अलग अंगों को ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है, इसीलिए इसकी दीवार मोटी होती है एट्रियम के मुकाबले। वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए जब एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय। अब हार्ट्स के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट भी इसके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं, 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 चैम्बर हार्ट के बारे में। तो 2 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, एक वेंट्रिकल होता है और एक एट्रियम होता है, और ये फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। देखो डायग्राम से समझिएगा जरा ये वाली चीज को। अब जैसे कि हमारा इस तरीके का होता है हार्ट, फिशेस के अंदर जो होता है इस तरीके से सिस्टम बना हुआ होता है, ये रहा। तो यहां पे होता है गिल्स, फिशेस में ये क्या होता है, इधर की तरफ गिल्स है, यहां से ये इस तरीके से जुड़ा हुआ, एंड ये होती है बॉडी, और ये क्या है, हमारा हार्ट है। तो फिश के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर हमारा हार्ट होता है। तो ये वाला जो है ये है वेंट्रिकल और ये है एट्रियम। अब देखिए यहां से ब्लड आया, ये ब्लड कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गिल्स में आया। गिल्स क्या करेगी, इस ब्लड को कर देगी ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन घोल दी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को चला जाता है, और बॉडी से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड होकर के फिर से हार्ट में चला जाता है। हार्ट फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भर देता है, गिल्स में भेज देता है। तो इस तरीके का सर्कुलेशन जो होता है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 चैम्बर हार्ट के बारे में। 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। ये एम्फीबियन या रेप्टाइल्स में पाया जाता है। एम्फीबियन ऐसे जीव जो हमारे पानी में भी रह सकें और जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। अब देखो इनके अगर हम बात करें सर्कुलेशन कुछ किस प्रकार का होता है।
तो इनमें होते हैं इस तरीके से 1 2 चैम्बर एंड देन ये थर्ड चैम्बर। अब देखिए ये दो चैम्बर आपस में इस तरीके से जुड़े हैं, ये दो चैम्बर आपस में इस तरीके से जुड़े हैं एंड देन ये रहा। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अब देखिए इधर की तरफ क्या है, लंग्स, ये क्या है हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, और यहां पे हो जाएगी बॉडी। अब देखिए ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है वेंट्रिकल, तो ये दोनों हमारे इसी से कनेक्ट हो जाएंगे वेंट्रिकल से। तो ट्रांसपोर्टेशन समझिएगा किस तरीके से हमारा ये यहां पर होता है। तो ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा वेंट्रिकल। अब देखिए होता क्या है कि हमारा लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड करता है। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड करेगा ब्लड को, और ये ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और बॉडी डीऑक्सीजनेटेड कर देती है, और ये वाला ब्लड आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब दोनों ब्लड एक ही चैम्बर में मिक्स हुए, कहाँ पे, वेंट्रिकल के अंदर। और फिर अब ये जो मिक्स ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद ये वेंट्रिकल में गए, और वेंट्रिकल इन्हें वापस से पंप कर देता है लंग्स को और बॉडी को, ये मिक्स ब्लड को पंप कर देता है। तो इस तरीके का हमारा सिस्टम होता है 3 चैम्बर हार्ट के केसेस में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल में पाया जाता है। अब बात करें 4 चैम्बर हार्ट की, 4 चैम्बर वाला हार्ट किसमें मिलेगा, ये मिलता है मैमल्स में। मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जिनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड मतलब कि दूध देने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। एवीज बर्ड पक्षियों के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर देखने को मिलता है। वो एक रेप्टाइल तो है क्रोकोडाइल, लेकिन इसमें 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। अब देखिए इनमें किस तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा सर्कुलेशन। तो हमें सिंपल क्या बनाने हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर बना लेने हैं। ये रहे, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं थोड़ा और। तो ये हमने बना लिया 4 चैम्बर वाला हार्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको लंग्स, और इधर की तरफ हमारी हो जाएगी बॉडी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कैसे कनेक्ट करना है। अब बॉडी से ब्लड आएगा ये रहा इसमें, ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट एट्रियम। क्या है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। और ये जो मेन है ये है वेना केवा, वेना केवा, और ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। इसके बाद ये जो ब्लड है ये हमारा कहाँ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में हमारा ये जा रहा है। अब यहाँ से इस ब्लड को आपको फिर से निकालना है। देखिए इधर से गया ऐसे करके, और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा लंग्स को, ये रहा। तो इस वाले का नाम क्या होता है, ये जो नली है इसका नाम क्या होता है, ये नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स को लेके जाती है कौन सा वाला ही ब्लड, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड है। इसके बाद यहां से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के ये ब्लड हमारा इस तरीके से इधर की तरफ आ रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आया यहां से लंग्स से, ये किसके थ्रू आया है, पल्मोनरी वीन के थ्रू आया है। और ये कैसा होता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। लंग्स क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये आया लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे वाल्व खुलेगा एंड देन फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से ये इस तरीके से पहुंच जाएगा। ये रहा, एक नली निकलेगी यहाँ से एक, ये रही। अब ये जो ब्लड वेसल है ये ऐसे करके ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कर रही है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा ऑर्टा, जो कि मेजर वीन है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। तो समझ गए, तो ये होता है 4 चैम्बर हार्ट के अंदर। ठीक है, तो 4 चैम्बर हार्ट में क्या, मैं देखो 2 तो एट्रियम है राइट और लेफ्ट, और 2 ही वेंट्रिकल हमारे होते हैं। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वेना केवा के थ्रू गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से लंग।
अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन ऑर्टा से चला जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हेजर डुअल सर्कुलेशन के बारे में। डुअल सर्कुलेशन में का मतलब क्या होता है कि पूरी एक साइकिल के दौरान जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास हो रहा है। ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस, 2 बार पास हो रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 सर्कुलेशन आते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब देखिए, जो हमारा ये ऊपर वाला सर्कुलेशन है लंग्स वाला, इसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो नीचे वाला है बॉडी वाला, इसका नाम है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट से कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस किस में आता है, हार्ट में आ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो गया, वापस हार्ट को आ गया। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, बॉडी में जाएगा। फिर बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर से कहां आ जाएगा, हार्ट में आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड एनिमल और एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मनुष्य है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम यहाँ पर भी हैं यूपी में तब भी 37 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में पहुंच जाओ तब भी 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम जाकर एंटार्क्टिका में पहुंचे तब भी 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मीन्स बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन एनवायरमेंट। अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो भाई जैसे आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो छिपकली होती है लिजर्ड, वो बहुत ज़्यादा ठंड में हमें ऑब्जर्व नहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, समय के साथ साथ चेंज हो जाता है। भाई जैसे जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज होती है समय के साथ, वैसे वैसे उनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मीन्स इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर नॉट कॉन्स्टेंट, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। अब देखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल को बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखना है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी की नीड होती है। और इसी वजह से जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनका जो हार्ट है 4 चेंबर होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो, जिससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए और वो अच्छे से क्या कर सकें, एनर्जी का उपयोग कर सकें अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। तो इनको क्या होता है, हाई एनर्जी नीड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इन्हें हाई एनर्जी की नीड होती है। जबकि ये जो कोल्ड ब्लडेड वाले होते हैं, थोड़ी सी मिक्सिंग को क्या कर सकते हैं, वो सहन कर सकते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, तो मिक्सिंग को सहन कर सकते हैं। लेकिन जो वार्म ब्लडेड वाले हैं उन्हें क्या चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिएगी। तो इसी वजह से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, मिक्सिंग नहीं होती है 4 चैम्बर हार्ट के अंदर। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो मैमल्स, ठीक है, और एवीज। एवीज कौन होते हैं, एवीज होते हैं बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं वो हमारे एवीज कहलाते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन आता है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये हमारे कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। अब देखो ब्लड वेजल 3 तरीके की होती हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। अगर हम बात करें
तो आर्टरी कौन सी होती है? देखो हमने ऑब्जर्व करा होगा कि जो पल्स है वो कुछ ही जगह ऑब्जर्व होती हैं, तो जहां भी ऑब्जर्व हो रही है वहां पे क्या है? आर्टरीज हैं। आर्टरीज वैसे शरीर में अंदर की तरफ होती हैं, लेकिन कुछ स्थान पर वो थोड़ी बाहर की तरफ होती हैं, तो वहीं पर हमें पल्स ऑब्जर्व होती हैं। और ये जो ब्लू वाली हम देखते हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं वीन्स। ठीक है, तो देखो आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। तो आर्टरीज क्या करती हैं? ये ब्लड को हार्ट से ले जा करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। तो ये क्या करेंगी? टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है। इनकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है? मोटी, थिक इलास्टिक वॉल। अब इनकी जो वॉल होती है वो थिक किस वजह से होती है? भाई हार्ट को सीधे ब्लड से ले जा रहे हैं तो भैया प्रेशर ज्यादा होगा, इस वजह से इनकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है। ब्लड इमर्ज फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। जो ब्लड है वो हार्ट से निकलता है हाई प्रेशर में, और इसी वजह से उस हाई प्रेशर वाले ब्लड को कंट्रोल करने के लिए इनकी जो दीवार होती है वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं, मोटी होती हैं। अब बात करते हैं अगला वीन्स के बारे में। तो वीन्स क्या करेंगे? वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ब्लड को लाती हैं और वापस से किसमें डालती हैं? हार्ट में पहुंचाती हैं। ब्लड बैक टू हार्ट। और ये कैसी होती है दीवार? इनकी दीवार हमारी थिन होती हैं, थिन वॉल्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस से फ्लो ना कर जाए। अब बात करते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरी क्या होती है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। सबसे छोटी जो ब्लड वेसल है वो होती है कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। सबसे छोटी ब्लड वेसल को कैपिलरी कहते हैं। इनकी जो दीवार होती है वो कितनी होती है? केवल एक सेल थिक होती है, 1 सेल थिक वॉल। इनकी दीवार केवल एक सेल जितनी मोटी होती है। देखिए जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होना होता है वो ज्यादातर जो एक्सचेंज है वो कहां से होता है? कैपिलरीज से ही होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड और सराउंडिंग के बीच में, वो क्या होता है? इसी थिन वॉल के बीच से होकर के होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के द्वारा मेंटेनेंस। प्लेटलेट्स क्या काम करेंगी? तो हमने शुरुआत में देखा था प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड का लीकेज हो रहा है, ब्लड लीकेज, भाई मतलब कि चोट लगी और वहां से जो ब्लड है वो क्या होने लगा? निकलने लगा। ठीक है, हमारे शरीर में क्या हुआ? ब्लड का लीकेज हो गया। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो होती है ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। जब ब्लड शरीर से बाहर निकलेगा तो इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो। अब ब्लड प्रेशर लो होने से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम रिड्यूस। अब पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी रिड्यूस होने से क्या होगा? ऑक्सीजन की जो सप्लाई होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाएगी, तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। तो समझ गए, अगर हमारे शरीर से ब्लड का लीकेज होता रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर से पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी और हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो भाई इस लीक को क्या करना है? स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए को क्या काम करा जाता है? प्लेटलेट्स के द्वारा वहां पर थक्का बना दिया जाता है। तो देखिए प्लेटलेट्स सेल्स, जो प्लेटलेट के सेल होते हैं, प्लग दीज लीक्स। तो ये जो लीक होते हैं इन्हें प्लग कर देते हैं। किस प्रकार से? तो ये क्या करते हैं? वहां पर जहां पर ब्लड निकल रहा है वहां पर ब्लड का क्लॉट बना देते हैं।
जिससे ब्लड जो होता है निकलना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट सेल प्लग दीज लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट ब्लड एट दैट पॉइंट। तो प्लेटलेट सेल उस बिंदु पर क्या करेंगे, एक थक्का बना देते हैं ब्लड का, जिस वजह से ब्लड वहां से निकलना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं लिम्फ, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि पोर्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कैपिलरी ऑफ सम, देखिए हमारे जो कैपिलरी हैं उनकी दीवार में थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं। अब उन छिद्रों से होकर के क्या होता है कि प्लाज्मा और ब्लड के कुछ सेल बाहर टिश्यू में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उसमें आ जाते हैं, और वो अब देखो जो चीज निकल के आई वही क्या बना लेती है, लिम्फ बना लेती है। तो जो पोर्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी की दीवार में जो छिद्र हैं, सम प्लाज्मा और ब्लड सेल वहां से बाहर निकल गए इंटरसेलुलर स्पेस में टिश्यू के, और उसने क्या बना लिया, लिम्फ बना लिया। सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड के प्लाज्मा की तरह ये भी कलरलेस होते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। और लिम्फ वेसल क्या होती है, बाद में क्या मिलती हैं और मिलकर के किसमें, लार्ज वेन के अंदर पूरे के पूरे लिम्फ को क्या कर देती हैं, वापस से डाल देती हैं। समझ गए? तो लिम्फ वेसल फाइनली किसमें ओपन हो गई, लार्ज वेन में, और सारा का सारा लिम्फ जो है वापस से ब्लड के अंदर चला जाता है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहला कि ये जो हमारा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है इसको हमारा क्या करती हैं, इंटेस्टाइन से, समझिएगा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट जो होता है उसको इंटेस्टाइन से कैरी करती हैं, और वापस में भाई सीधी सी बात है, ब्लड में तो मिलना है ये लिम्फ, तो वहां पर पहुंचा देती हैं। कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब देखिए सेकंड फंक्शन की बात करें तो जितना भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसे वापस से ब्लड में डालने का काम भी इन्हीं का होता है। तो ये क्या कर रहा है, ड्रेन एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस से, जो एक्सेसिव फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसे वापस से ब्लड में डालने का काम करते हैं। अब बात करें ब्लड प्रेशर की, तो फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द बॉडी, भाई ब्लड वेसल में ब्लड बह रहा है, जब ब्लड बहेगा तो वो दीवार पे फोर्स लगाएगा, तो उसी फोर्स को हमने क्या कह दिया है, ब्लड प्रेशर कह दिया है। आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वीन के मुकाबले, तो हायर इन आर्टरी देन वीन। अब आर्टरी में ज्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि आर्टरी जो होती है सीधे सीधे इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, इस वजह से हमारा क्या होता है, इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। अब प्रेशर दो तरीके का, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में अंतर क्या होता है। अब जब वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस समय जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा कौन सा, सिस्टोलिक प्रेशर। इन आर्टरी, आर्टरी के अंदर होगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। जैसे ही हमारा जो वेंट्रिकल है वो सिकुड़ता है तुरंत ही आर्टरी में जो प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये लगभग कितने के बराबर होता है, ये होता है 120 mmHg। और जब वेंट्रिकल कैसा होगा, डायस्टोल होगा, मतलब कि रिलैक्स होता है। इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब कि रिलैक्स, तो उस समय जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और ये लगभग कितना होता है अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे 80 mmHg के बराबर। अब अगला पॉइंट, स्फाइगैमोमैनोमीटर। अब ये क्या चीज है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से क्या नापा जाता है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर बीपी, ब्लड प्रेशर नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, स्फाइगैमोमैनोमीटर। अब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में समझो। अब जिस समय हमारी जो आर्टरीओल्स हैं, आर्टरीओल्स का मतलब छोटी छोटी आर्टरी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, तो सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है कि आर्टरी के फटने के चांस, रैप्चर होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन प्लांट्स, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, अभी तक हमने किस में पढ़ा, ह्यूमंस में पढ़ा। अब हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सीखते हैं। तो देखिए प्लांट्स की अगर बात करें
तो उनमें जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, वो क्या है, वो नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वो कच्चे माल के लिए सबसे ज़्यादा पास का और सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होता है। ठीक है, अब कच्चा माल कैसे, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनके लिए जो सबसे ज़्यादा पास का और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है प्लांट के लिए, वो क्या होता है, सॉइल होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन सॉइल एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, अब देखो मिट्टी के बीच की जो मतलब सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन है मीन्स रूट, और जो हमारा क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है मीन्स लीफ, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है अगर वो स्मॉल होगी, अगर वो छोटी होगी, तो एनर्जी और मटेरियल जो होते हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो जाते हैं, मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लीव्स के बीच और रूट के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला जो डिफ्यूजन वाला तरीका होता है वो यहाँ पर काम नहीं आता, डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट, तो डिफ्यूजन पर्याप्त नहीं होता है। जब डिफ्यूजन पर्याप्त नहीं है तो फिर और कौन सा सिस्टम होगा, जिस वजह से, जिसके कारण हमारे जो रूट्स से जो हमारा वाटर वगैरह या मिनरल्स वगैरह होते हैं वो लीव्स तक जा पाए, या लीव्स से जो फूड बनना है वो रूट तक आ पाए, तो वो कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, प्लांट हैव लो एनर्जी नीड, प्लांट जो होता है उसको क्या आवश्यकता होती है, कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब प्लांट्स को कम एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते भाई, अगर मान लो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो एनर्जी खर्च भी हो, लेकिन प्लांट तो मूव करते ही नहीं है, तो इसीलिए उन्हें एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज, प्लांट के अंदर बहुत सारा जो पोर्शन होता है वो डेड सेल का बना होता है, मृत का। अब जब सेल ही डेड है तो उन्हें एनर्जी चाहिए ही नहीं। देखिए, बॉडी है हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, डेड सेल को एनर्जी नहीं चाहिए होती है, तो इसीलिए भी प्लांट की एनर्जी की नीड कम होती है। स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट में वो होता है दो टिश्यू के द्वारा, जो कि एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम का होता है। कहाँ से कहाँ पे, रूट से लीव्स तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक, लीव्स से रूट तक या स्टोरेज ऑर्गन तक, जहाँ पे हमारा जो भोजन है वो स्टोर होना वहां तक पहुंचाता है। अब देखिए, जाइलम जो होता है उसके चार कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, वेसल, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और इसी तरीके से फ्लोएम की भी चार कंपोनेंट होते हैं, कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। देखिए, इस पे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, 3 नंबर का, तो ध्यान से समझिए किस तरीके से हम इसे बन लिखते हैं। तो वेजल एंड ट्रैकीड ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, तो देखिए पत्तियों के, जड़ों के और तनों में उपस्थित जो वेजल और ट्रैकीड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जब इंटरकनेक्टेड है तो क्या बना लेते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल, एक पूरा चैनल बनाते हैं, नेटवर्क टाइप का बनाते हैं, जिस नेटवर्क से होकर के पानी जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, रीचेस ऑल पार्ट, मतलब कि जितने भी हमारे प्लांट के पार्ट है सब जगह जा सकता है, समझ गए। तो वेजल और ट्रैकीड जो थे रूट, स्टेम और लीफ के, वो इंटरकनेक्टेड हुए, इंटरकनेक्ट होकर बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल, और जो भी वाटर होता है वो प्लांट के सभी पार्टों तक पहुंच जाता है इस वजह से। अब देखिए, अब ये जो रूट है ये क्या है, प्लांट की रूट। अब ये रूट के हैं सेल, ठीक है। अब इधर की तरफ मिट्टी है, सॉइल है, तो होता क्या है, सबसे पहले अब इस सॉइल के अंदर जो आयंस है, जहाँ मैं रेड कलर से मैंने शो करे, अब प्लांट सेल क्या करते हैं, जो रूट के सेल हैं, एनर्जी खर्च करके इन आयंस को अपने अंदर लेते हैं। देखो, सेल एक्टिवली टेक आयंस, सेल एक्टिवली आयंस को लेते हैं, एक्टिवली का मतलब एनर्जी को स्पेंड करके। अब मिट्टी के अंदर से आयन कहाँ चले गए, सेल के अंदर चले गए। अब जब सेल के अंदर चले जाएंगे तो इस वजह से क्या क्रिएट हुआ, सेल के अंदर आयन ज़्यादा, मिट्टी में आयन कम, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए बाहर से, मीन्स मिट्टी से जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। अब जब देखिए जो हमारा एरो है वो अंदर की तरफ है, मीन्स यहाँ से वाटर सेल में अंदर की तरफ आ रहा है, इस वजह से जाइलम के अंदर एक वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है, और जो रूट प्रेशर है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और ये वाटर कॉलम ऊपर जाने लगेगा। देखिए कैसे,
रूट सेल एक्टिवली टेक आयन, रूट सेल ने एक्टिवली आयंस लिए, क्रिएट डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, तो रूट और सॉइल के बीच जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट हुआ। और अब क्या होगा, वाटर रूट के अंदर मूव करता है इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, जिस वजह से वाटर कॉलम क्रिएट होता है जो कि ऊपर की तरफ पुश होता है। अभी जो रूट प्रेशर होता है ना, ये इतना इनेबल नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े पेड़ों तक पानी ऊपर तक पहुंचा दे, तो इसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, अभी प्लांट में होती है ट्रांसपायरेशन की क्रिया, मीन्स जो वाटर होता है वो वेपर के रूप में लीफ से बाहर निकलता है, तो वाटर लॉस होता है स्टोमेटा से, ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया हुई। अब जो वाटर लॉस हुआ, मान लो जैसे आप समझिएगा, अब ये हमारा एक वाटर कॉलम है, मान लो अब ये जो चीज़ है ये लॉस हो गई, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल हट गया, लॉस हो गया, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर चला जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, नीचे वाला ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए होता है क्या, रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल इन लीफ, तब जो वाटर लॉस हुआ ट्रांसपायरेशन के रूप में, जाइलम वेसल क्या करता है पत्ती में, उस वाटर को रिप्लेस कर देता है। इस वजह से सक्शन क्रिएट होता है और पानी ऊपर की तरफ खिंच जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन क्या था कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर का वेपर के रूप में लॉस होना, कहाँ से, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के उन हिस्सों से जो हवा के साथ संपर्क में रहते हैं। अब ट्रांसपायरेशन के फंक्शन समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट, इसमें मदद करता है। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब देखो दिन के समय ट्रांसपायरेशन पुल जो होती है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है जो पानी को ऊपर तक चढ़ाती है। रात के समय में रूट प्रेशर जो होता है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है। अब देखो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक दिशा में, और वो दिशा कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, तो फूड, भोजन या दूसरे पदार्थों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो समझते हैं, वो होगा फ्लोएम के द्वारा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं उसमें जो सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, जो घुल जाए ऐसे प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये फ्लोएम में होता है, सीव ट्यूब्स के अंदर कॉम्पेनियन सेल की सहायता से। अब फ्लोएम साथ ही साथ अमीनो एसिड का भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट है बाई डायरेक्शनल है, वो वाला क्या था वाटर का यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब अपवर्ड ऊपर की तरफ भी हो सकता है और डाउनवर्ड नीचे की तरफ भी हो सकता है। एक्टिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब होता कैसे, ध्यान से समझो। जो सुक्रोज है ट्रांसफर इनटू फ्लोएम यूजिंग एटीपी, एटीपी का प्रयोग करके सुक्रोज फ्लोएम के अंदर चला गया। अब फ्लोएम के अंदर जाने से ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यू का बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर अब उस टिश्यू के अंदर मूव करने लग जाएगा। और वाटर जैसे मूव करेगा, दिस प्रेशर मूव मटेरियल इन फ्लोएम टिश्यू, ये जो प्रेशर है ये मटेरियल को मूव करता है फ्लोएम में, विच हैव लेस प्रेशर, किधर की तरफ, जहां पर लेस प्रेशर होता है। तो मीन्स देखिए क्या हुआ, पहले सुक्रोज एक्टिवली फ्लोएम के अंदर गया, फिर वाटर उसके अंदर मूव कर जाएगा, उससे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ों को ट्रांसफर कर देता है। अब एग्जांपल देखो, स्प्रिंग के समय में, बसंत के समय में जो शुगर स्टोर्ड है स्टेम और रूट के अंदर, उन्हें वो कहाँ पे जाती हैं, वो जाती हैं बड में। अब बड में क्यों जाती है, क्योंकि बड उस समय भाई क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, खिलती हैं, और जब बड ग्रो करेंगी तो उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से होता क्या है कि जहाँ पे भोजन स्टोर होता है, जो सुक्रोज स्टोर है वो कहाँ जाता है, वो हमारा बड में चला जाता है रूट और स्टेम से। तो अब हमारा लाइफ प्रोसेस का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, देखिए हमने न्यूट्रिशन कवर कर लिया, रेस्पिरेशन कवर हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कवर हो गया, तो अब सबसे लास्ट टॉपिक बचता है हमारा एक्सक्रिएशन। तो हम एक्सक्रिएशन के बारे में समझेंगे। एक्सक्रिएशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से हानिकारक नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट मतलब जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, इनको बॉडी से क्या करना, बाहर निकालना, ये क्या है, हमारा एक्सक्रिएशन कहलाता है। अब एक्सक्रिएशन जो होता है कुछ एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स के द्वारा होता है, जैसे ह्यूमन के अंदर वो क्या है, किडनी है, अर्थवॉर्म में नेफ्रेडिया है, कॉकरोच में मेलपीगियन टिब्यूल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही एक्सक्रिएशन हो जाता है। अब देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रिएशन के बारे में हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में 4 चीज़ें आती हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अगर हम किडनी की बात करें
तो ये हमारी पेयर्ड होती हैं, मतलब जोड़े में होती हैं। दो किडनी हमारी पाई जाती हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। क्या करती हैं? फिल्टर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। और इन एब्डमन, एब्डमन मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को एब्डमन कहते हैं। तो एब्डमन के अंदर पाई जाती हैं। फिर आते हैं यूरेटर। यूरेटर को मूत्र नली भी कहते हैं। यूरेटर जो होती है वो भी पेयर्ड में होती है, भी जोड़े में। हर किडनी से एक एक निकल के आती है और ये क्या करती है? किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का कार्य करती है। यूरिनरी ब्लैडर ये टेम्परेरी तौर पे क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है, मतलब थैला टाइप की संरचना है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है। यूरिथ्रा ये वो ट्यूब है जो कि बॉडी से बाहर निकाल देती है यूरिन को। ऐसे ये जो ब्लू है ये वेना केवा है, रेड वाली ऑर्टा है। अब किडनी को लेकर जाएगी तो रेनल आर्टरी, ठीक है, और ऐसे ही रेनल वीन। तो याद रखिएगा कि हमारा जो किडनी है ना, उससे एक वर्ड संबंधित होता है रेनल। रेनल वर्ड मतलब कि किडनी से संबंधित। रेनल आर्टरी मीन्स किडनी से जुड़ी हुई आर्टरी, रेनल वीन किडनी से जुड़ी हुई वीन। अब देखो बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन को बनाते कैसे हैं, बहुत ध्यान से आपको सीखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक कप जैसी संरचना आपको बनानी होती है नेफ्रॉन के लिए। अब हमने एक कप शेप स्ट्रक्चर बना लिया और फिर उसके बाद कप शेप बनाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़े से कर्व कर देना इस तरीके से। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक यू बनाना है इस तरीके से। ये रहा यू, ये रहा। इस टाइप से हमें क्या करना होता है? यू शेप बनाना होता है। अब ये यू शेप हमारा पूरा बनने के बाद आपको फिर यहाँ पे फिर से इस तरीके से कर्विंग सी कर देनी है, इसे थोड़ा सा बैंड, ये रहा। एंड देन उसके बाद इसे यहाँ पे जाके हमें एक नली से जोड़ देना है, ये रहा, इस तरीके से। तो यहाँ तक समझ गए? तो सबसे पहले हमें जब भी बनाएंगे तो इतना हिस्सा हमें पूरा कर लेना होता है नेफ्रॉन में। अब इनके पार्टों के बारे में बात करें तो देखिए ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है बुमन कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है डीसीटी। इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। इसे हम कहते हैं डीसीटी और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। समझ गए? अब इसके बाद देखिए आगे, अब अगली चीज कैसे बनानी। अब यहां से आपको एक ब्लड वेसल लानी है, एंड इस तरीके से आप इसे निकाल दो। अब यहाँ पे छोटे छोटे गोली टाइप की बना दो। मीन्स ये जो चीज है ये क्या हो गया, ये एक गुच्छा बन गया है कैपिलरीज का, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हमारा ग्लोमरुलस। इसका नाम क्या होता है? ग्लोमरुलस हमारा इसका नाम होता है। और ये जो नली आ रही है इसको क्या कहते हैं? रेनल आर्टरी कहते हैं, जो किडनी की तरफ ब्लड को लेकर के आ रही है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, अब देखो बिल्कुल इसी के पैरेलल में यहाँ पे आपको फिर से एक जाल बनाना होता है नलियों का। ये बनाई हमने, और ऐसे ही हमने यहाँ पे बना दिया। ये इस तरीके से कर लेना आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब केवल आपको इन्हें आपस में जोड़ के, मतलब कि देखिए अब जैसे यहाँ से आई, अब इसे हमने इधर से निकाल दिया एक बार, मान लो ये चलेगी ऐसे करके और ये ऊपर से घूम के इसके आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए इधर की तरफ चली गया, ये यहाँ से ऐसे करके ब्रांचिंग आ गई। तो कुल मिलाकर देखिए इसे हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, मान लो ये यहाँ पे आकर जुड़ गई इस वाले से, ये बीच में यहाँ पर जुड़ रहे हैं।
तो मीन्स यहाँ पे हमें ओवरऑल क्या करना है, एक अलग से जाल टाइप का बना देना, नेटवर्क टाइप का बना देना है इसके ऊपर, लूप ऑफ हिलने वाले हिस्से पे ही रहा। अब यहाँ पे देखो एक जो पैरेलल जो हमने सबसे पहले बनाई थी उसे क्या कहते हैं, वासा रेक्टा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है वासा रेक्टा। और अब ये जो नली है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, रेनल बीम के नाम से इसे जानते हैं, रेनल बीम। तो ये हमारा हो जाता है नेफ्रॉन का डायग्राम, याद रखिएगा। अब देखिए होता करता क्या है कि जो बूमन कैप्सूल है वो कप शेप है। अब जैसे ही यहाँ से फिल्टर होगा ब्लड, उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है वो हमारा बूमन कैप्सूल के अंदर कलेक्ट हो जाता है। ग्लोमेरुलस एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का एक गुच्छा होता है। देखिए इनिशियल फिल्ट्रेट कंटेन, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, जो चीज़ शुरुआत में फिल्टर होकर आई, मीन्स यहाँ से फिल्टर के बाद इस बूमन कैप्सूल में जो चीज़ आएगी उसे इनिशियल फिल्ट्रेट कहेंगे। उसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है। अब इसमें से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें भाई, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, डीसीटी, लूप ऑफ हिलनी, पीसीटी, ये पीसीटी है, पीसीटी प्रॉक्सिमल, और वो डीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हिलनी, जब इनमें से आगे बढ़ता है तो उस समय क्या होता है कि हमारा बहुत सारी चीजें जो वाटर है, बहुत सारी इनमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इनमें से बहुत सारी चीजें क्या होती है, रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब वो किस पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वाला। जो वाटर है वो कितना रीअब्सॉर्ब होता है वो निर्भर किस पर करता है, एक्सेस वाटर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कितना एक्स्ट्रा वाटर है, और हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना वेस्ट हमें क्या करना है, एक्सक्रीट करना है, उस पर निर्भर करता है। हमारा लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइसिस क्या होता है भाई, मान लो किसी की किडनी खराब हो गई, तो किडनी खराब होने के बाद जब तक डोनर नहीं मिल जाए, किडनी का डोनर नहीं मिल जाए, तो होता क्या है कि उसकी एक डायलाइसिस नाम की प्रक्रिया कराई जाती है, जिसमें उसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसे एक मशीन के द्वारा निकाला जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइसिस, इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी। भाई देखो इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, या फिर किडनी में जो ब्लड का फ्लो होना है वो उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। इससे क्या होता है, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी, किडनी की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किडनी अच्छे से वर्क नहीं करती। किडनी अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ने लग जाता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन बॉडी, बॉडी में जो वेस्ट है वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि किडनी क्या करती है, वेस्ट को फिल्टर करती है, फिल्टर नहीं हो पा रहा तो वो वेस्ट इकट्ठा होने लगेगा। तो इट इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलाइसिस। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है वो क्या, एक डिवाइस है जो इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है डायलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बनावट कैसी होती है, देखो ये हमारा एक बॉक्स टाइप की चीज है जिसके अंदर सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स का एक नेटवर्क रहता है, और उसके चारों ओर यहाँ पे भरा हुआ होता है डायलाइसिंग फ्लूइड। अब जो डायलाइसिंग फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो जो होता है बिल्कुल ब्लड के सेम होता है, बस एक चीज का अंतर होता है कि डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर क्या नहीं होता, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता है। तब होगा क्या कि ये मान लीजिए कोई ह्यूमन है जिसकी किडनी खराब है, तो उसकी आर्टरी से इस मशीन को कनेक्ट करा गया। अब लाइन जो है आर्टरी से जा रही और पंप हो रहा है ब्लड। अब इन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वाली जो ट्यूब्स है इनमें ब्लड फ्लो होता है। जब ब्लड देखिए फ्लो होता है तब उस समय क्या होगा कि हमारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो बाहर डायलाइसिंग फ्लूइड में जाने लगेगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि बाहर जो डायलाइसिंग फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, बाकी सब चीज तो सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इस वजह से हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। वेस्ट फ्रॉम ब्लड पास इनटू डायलाइसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन के द्वारा बाहर जाएगा। अब ये बाहर जाने लग जाता है, यहाँ से फ्रेश डायलाइसिंग फ्लूइड एंटर करा रहे हैं, यहाँ से यूज्ड डायलाइसिंग फ्लूइड जिसमें यूरिया और वेस्ट वगैरह है वो इसमें इकट्ठा होता चला जाता है। यहाँ से फ्रेश है और ये हमारा यूज्ड है, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएंगे पूरा हो जाएगा
ये वाला चक्कर यहाँ तक, एंड देन उसके बाद क्या होता है, फिर से वीन के अंदर, मतलब कि लाइन फ्रॉम एपरेटस टू वीन, वीन में ब्लड को एंटर करा दिया जाएगा डायलिसिस की प्रक्रिया के बाद। बस अंतर एक होता है कि किडनी में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन इस केस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो देखिए, इन हेल्दी अडल्ट, एकदम हेल्दी व्यक्ति की बात करी जाए, वयस्क जो हो, इनिशियल फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है वो लगभग 180 लीटर पर डे बनता है। भाई इतना सारा फिल्ट्रेट है, लेकिन हम बात करें तो इतना तो यूरिन एक्सक्रीट नहीं करते, इतना तो हम टॉयलेट नहीं जाते। जो टॉयलेट निकलता है या फिर यूरिन है वो कितना होता है, 1 से 2 लीटर होता है एक दिन में। तो बाकी कहाँ गया, बाकी रीअब्सॉर्ब हो जाता है किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, बाकी किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के इस चैप्टर के, एक्सक्रिएशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, प्लांट में वेस्ट का रिमूवल किस तरीके से होता है। देखिए, ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस में, CO2 वेस्ट है रेस्पिरेशन में, किसके द्वारा निकल गए, स्टोमेटा के द्वारा निकल जाते हैं। अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर है तो वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। और बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं प्लांट में वो बने होते हैं डेड सेल के, मृत सेलों के बने हुए होते हैं। जाइलम के अंदर बहुत सारा हिस्सा डेड होता है वैसे भी, एंड दे कैन लॉस सच पार्ट, देखो सम पार्ट, और जो प्लांट है वो कुछ पार्ट को लॉस कर देता है, जैसे कि लीव्स। वेस्ट जो होता है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, या वेस्ट को वो पत्ती वगैरह में स्टोर कर देते हैं और फिर उस पत्ती को झाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, फॉल पत्ती गिर जाती है तो वेस्ट निकल गया। या फिर जो वेस्ट होता है रेजिन और गम के रूप में स्टोर हो जाता है, किसमें, ओल्ड जाइलम, पुरानी जाइलम के अंदर। और कुछ वेस्ट जो होता है वो मिट्टी में भी एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये होता है फिनिश। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेस्ट के लिए और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।